तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्कीन से। एल्कीन से हेलो एल्केन के प्रिपरेशन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एल्केन से हेलो एल्केन के प्रिपरेशन को सीखा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एल्केन में जब वहां पर हेलोजिनेशन एल्केन का करते हैं डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, तब जाकर के वहां पर हेलो एल्केन बनता है, जिसमें कि मैंने बेसिकली क्लोरीनेशन के बारे में बताया था। अगर वहीं पर ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन के बारे में देखा जाए तो जनरली अगर ब्रोमिनेशन की बात करते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो अगर हम CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन है, प्रोपेन में अगर हम Br2 ब्रोमिनेशन करते हैं तो जान लो यहाँ पर ब्रोमिनेशन का कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, ये जस्ट लाइक क्लोरीनेशन होता है, जस्ट लाइक Cl2। जैसे Cl2 में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखे थे, वहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर से निकल करके एक प्राइमरी कार्बन से भी हाइड्रोजन निकलता था और सेकेंडरी कार्बन से भी हाइड्रोजन निकलता था, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी यहां पर है और दोनों जगह क्लोरीन जुड़ते थे। जस्ट लाइक यहां पर दोनों जगह ब्रोमीन भी जुड़ेंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सनलाइट के प्रेजेंस में, रेडिएशन के प्रेजेंस में यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 Br। यहां पर देख लिया जाए, यहां पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा हमारा, 2 डिग्री हैलाइड बना है यहां पर, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। जैसा हमने पढ़ा था कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये मेजर में बनेगा, मान लो कि 75% बनेगा। और यहाँ पर ये जो प्राइमरी हैलाइड बना है ये बनेगा हमारा 25%, यानी माइनर बनेगा, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पर जो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जो बाय प्रोडक्ट में निकलता है वो बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर HBr साइड से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो अगले ब्रोमीन से रिएक्शन करके HBr भी रिलीज कर देगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2Br2 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोनों जगह ब्रोमीन आ चुका है, 2 HBr यहाँ से भी निकलेगा। क्लियर है? तो आई होप यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आयोडीनेशन में एक बात आती है बच्चों, ध्यान दिया जाए यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि मीथेन है, मीथेन में अगर आयोडीन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो ये बनेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो ये मिथाइल आयोडाइड बनेगा, प्लस यहाँ से क्या होगा, HI निकलेगा बाहर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन इसकी एक आयोडीन से HI बना लेगा और एक आयोडीन इसमें जुड़ करके मिथाइल आयोडाइड बनाएगा। तो बच्चों याद रखिए यहाँ पर ये प्रोसेस मैक्सिमम यील्डिंग नहीं देता है यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड का। बताओ क्यों? क्योंकि HI इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट देन HCl एंड HBr। वहां पर जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं HCl और HBr वो थोड़े मोड़े मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट है, कम रिड्यूसिंग एजेंट है, ज्यादा दिक्कत नहीं है वहां पर। लेकिन HI जो है बहुत ही हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तुरंत ही यहां पर मिथाइल आयोडाइड से आयोडीन को रिड्यूस करके वो फिर से यहां पर I2 आयोडीन बना देगा। मतलब ये रिएक्शन रिवर्स कर जाएगा, मिथाइल आयोडाइड फिर से बन जाएगा आयोडीन और मीथेन। तो यहां पर क्या मिथाइल आयोडाइड का यील्डिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तब यहां पर हमारी जरूरत यहां पर ये आ रही है कि ये जो HI आ रहा है, जो बाई प्रोडक्ट में मिल रहा है, इस HI को ही उड़ा देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मींस HI को अगर हम उड़ा देते हैं किसी तरह से, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम हटा देते हैं, तो यहां पर मिथाइल आयोडाइड हमारे पास बना हुआ रह जाएगा, फिर ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर इन्वॉल्व करते हैं, जो इसके रिड्यूसिंग पावर को कम कर देगा या फिर गायब कर देगा। बोलो कैसे? जैसे कि यहां पर अगर हम HI में यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 मिला देते हैं, तो यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, HI में से I को यहां पर हाइड्रोजन को यहां पर ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, ये आयोडीन फॉर्म कर देगा, अब प्लस यहां से H2O रिलीज कर देगा। यानी कि HiO3 मिलाने के बाद ये हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन निकाल करके बाद बाकी को यानी कि HI को खत्म करके आयोडीन बना देगा। ठीक है, और जब यहां पर आयोडीन मिल जाएगा, आयोडीन बन जाएगा, तब बताओ यहां पर अब थोड़े ना इसको रिड्यूस कर पाएगा, अब हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बना का बना रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा।
यहाँ पर इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हाइड्रोजन हो गया, और हमारे पास आयोडीन कितना हो गया 5, एक 6 आयोडीन, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आयोडीन हो गया। तो कुल मिला के ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देखें, अगर यही पर हम क्या करते हैं, मीथेन में आयोडीन मिलाते हैं बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 को रख करके, तब जो ये रिएक्शन होगा मिथाइल आयोडाइड मिलेगा और HI मिलेगा। ये HI क्या होगा, यहाँ पर ये HI अपने आप को रिड्यूस यानी कि HI को यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर देगा, कौन, HiO3, और ये उसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा आयोडीन प्लस वाटर। तो यहाँ पर हमारा मिथाइल आयोडाइड बना जाएगा, तब ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो इस प्रकार से एल्केन से हमने सीखा कि हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करें। तो चलिए आइए बच्चों आज के मेन टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे एल्कीन से कैसे हम लोग बनाते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। वहां पर कुछ टर्म्स आएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आएगा, मार्कोवनिकोव्स रूल आएगा, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल आएगा। मार्कोवनिकोव्स रूल के कुछ लिमिटेशंस दिखाई देंगे जिसमें कि बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं और बारीकी से उसकी जांच करते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन में, एल्कीन से प्रिपेयर करने जा रहे हैं हम लोग किसको, तो हेलो एल्केन, या जिसे हम लोग अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। एल्कीन का प्रिपरेशन बच्चों देखा जाए यहाँ पर कैसे होगा एल्कीन से प्रिपरेशन। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं CH3CH डुअल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर एल्कीन में यहाँ पर बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास जो एल्कीन होगा उसमें एक हेलोजन एसिड हम HX मिलाएंगे, जिसके बाद एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन होगा मतलब कि यहाँ पर कोई बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होंगे, यहाँ पर पूरी तरह से ऐड होकर के यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पर हम लोग पढ़े कि मिथाइल रेडिकल जो होता है, जनरली जहां बात करते हैं मिथाइल जो एक रेडिकल है उसमें प्लस आई इफेक्ट शो होता है, यानी कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने से दूर रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज ऐसी है, एक पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड इधर मुड़ सकता है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और एक पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड इधर मुड़ सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव बनेगा। यानी दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी में CH3CH जब यहाँ पर मूव करेगा पहले केस में तो यहाँ पर प्लस आएगा, और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी हमारा यहाँ पर ये बन रहा है कि जब ये बॉन्ड इस ओर मूव करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा होगा वो यहाँ पर ऐड करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आके जुड़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जिसके कारण से नेगेटिव चार्ज उड़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बात करते हैं कार्बोकेटायन की बात करें तो यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन है, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो बताओ आप इसमें किसको फेवर करोगे? डेफिनेटली आप इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन को फेवर करोगे, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो होता है ज्यादा स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में, प्राइमरी कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बारी आती है तो वहां पर कार्बोकेटायन जो सही मायने में स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर स्टेबल बनता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों सिंपली यहाँ पर अगर हम बात कर ले गौर से तो ध्यान दो कि यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आगे आएगा, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लो, मार्कोवनिकोव्स रूल यहीं पर आता है इस केस में, सही है। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि जब कोई एल्कीन का रिएक्शन किसी हेलोजन एसिड से होता है तो इस हेलोजन एसिड में जो यहाँ पर दो बातें हैं, H+ है, X- है, ये हैलाइड आयन जो है वैसे कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन से कम संख्या में हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहां पर देखोगे अनसैचुरेटेड सिस्टम में ये दोनों है, इसमें ये वाला कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो मार्कोवनिकोव्स रूल कहता है कि यहां पर जो हैलोजन जो जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा, तो वैसे कार्बन से जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन ये वाले कार्बन से जुड़ेगा। और चूंकि यहां पर देख लो, यहां पर हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल है
और हेलोजन न्यूक्लियोफाइल है तो ये पॉजिटिव से जुड़ेगा, दैट मीन्स वो पॉजिटिव से जुड़ेगा यहाँ पर, और ये निगेटिव से जुड़ेगा यानी कि यहाँ पर जुड़ेगा। तो बात आती है अगर यहां से जब तुम जोड़ोगे, पहली बात तो यहां से होगा नहीं, और वैसे भी मार्कोव-निकोल्स रूल का अगर डिफाइन करें, यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर देखो हेलोजन अगर इस केस में लेंगे तो हेलोजन जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पर जुड़ेगा, और इसके पास ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन है, कम संख्या में तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हेलोजन जुड़ेगा नहीं। ये अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म की भी बात करें तो मैकेनिज्म में यहाँ पर दिख रहा है कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ना, यहाँ पर हेलोजन जुड़ना चाहिए, और जब हेलोजन यहाँ पर जुड़ेगा तो ये अनस्टेबल होगा क्योंकि ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो हर केस में अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो इसके फेवर में बात करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो हैलाइड बनेगा वो सेकेंडरी हैलाइड होगा, क्योंकि मार्कोव-निकोल्स रूल का भी यही कहना है कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास कम संख्या में हाइड्रोजन होगा। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दो कि यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अगर रहे, अगर इसको हम यहाँ पर HCl डालें, ठीक है ना, तो ये जाके जुड़ेगा कहां पर, ये जाके जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा वैसे कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर तुम बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पर ये CH2 था तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर हेलोजन जाके जुड़ गया। वैसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे ये मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अनसैचुरेटेड सिस्टम में यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो लेसर नंबर में हाइड्रोजन कहां पर है, इस प्लेस पर है। अब यहाँ पर ये रूल कौन सा काम कर गया इसमें, मार्कोव-निकोल्स रूल, ठीक है ना। जब इसमें हेलोजन एसिड डालेंगे, मान लो कि यहाँ पर HBr ही डाल देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रोमीन किसे जाके जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट इस रूप में होगा, यहाँ पर जाके जुड़ेगा Br, और यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, ये कंप्लीट एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी कहेंगे, तो आप लोग यहाँ पर इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो मार्कोव-निकोल्स रूल पर डिपेंड कर रहा है। मार्कोव-निकोल्स रूल को एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको कि मार्कोव-निकोल्स रूल यहाँ पर कहता है कि व्हेन एनी एल्कीन रिएक्ट्स विथ अ हेलोजन एसिड, then the halide atom, then the halogen atoms will attach to that carbon having lesser number of hydrogen atom. हेलोजन एटम वैसे कार्बन से जुड़ेंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी। समझ में आ गया, यही मार्कोव-निकोल्स रूल का कहना है। ठीक है, अब आइए चलते हैं एक सवाल की ओर। आप लोग तो बड़ी मजे से ये सवाल बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि अगर ये सवाल कहीं पर मिले और इसको आप जोड़ रहे हो, इसमें आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला HCl ऐड करो, ठीक है, और मार्कोव-निकोल्स रूल यहाँ पर लगाओ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पर बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए कि 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हेलोजन जुड़ेगा इस वाले पोजीशन पर, हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट इस रूप में बनेगा। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, यहाँ पर हमारा एक मिथाइल है और यहीं पर जाके जुड़ जाएगा Cl भी, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो बनता है, आप जानते हो कि कार्बोकेटाइन का जो शेप होता है वो प्लेनर होता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन का शेप प्लेनर होता है। अब कार्बोकेटाइन का शेप प्लेनर है, ये प्लस चार्ज है, मतलब कि उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। वैकेंट p ऑर्बिटल, ध्यान दो कि यहाँ पर एक जो कार्बोकेटाइन बनता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर है C, इसी का स्ट्रक्चर हम लेते हैं। मान लो कि हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ने के बाद यहाँ पर CH3 बन जाएगा, CH3 प्लस, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन का जो शेप होता है वो प्लेनर होता है बच्चों, ये प्लेनर शेप होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्लेनर शेप है जिसमें कि ये वैकेंट p ऑर्बिटल है जो कि इस कार्बन के पास में, जिसमें इलेक्ट्रॉन को आने हैं, ठीक है ना। ये वैकेंट p ऑर्बिटल प्लेन से ऊपर भी है, प्लेन से नीचे भी है, और इसमें कोई रूल नहीं है। इसमें क्या है, हेलोजन एटम कहीं से भी जुड़ सकता है, हेलोजन एटम ऊपर से भी अटैक कर सकता है, हेलोजन एटम नीचे से भी अटैक कर सकता है। हेलोजन एटम
प्लेन के किसी भी आइदर साइड पर अटैक कर सकता है। इसलिए यहां पर कोई हम कह नहीं सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सिन प्रोडक्ट बनेगा कि एंटाई प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, सिन एंटाई जो कि आप लोग कहां पढ़े होंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े होंगे। तो इसमें सिन भी बन सकता है, एंटाई बन सकता है, क्योंकि दोनों साइड से यहां पर हेलोजन एटम जुड़ सकते हैं जाकर के। समझे बात को। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन की और, जो कि यहां पर मार्कोवनी-कोल्स रूल से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहां पर एक कंपाउंड है और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HBr के साथ। अब बोला कि यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दो कि यहां पर प्रोडक्ट में देखें अगर गौर से, तो तुम कहोगे सर यहां पर CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर CH है, 1 हाइड्रोजन है। तो हेलोजन एटम वैसे कार्बन जो जाके जुड़ेंगे जिसके पास 1 हाइड्रोजन यानी कि कम हाइड्रोजन होगा, तो तुम बोलोगे कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा होगा। यहां पर हेलोजन जाके जुड़ जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन जो है जुड़ जाएगा, यहां पर CH3 हो जाएगा। बोल दिया तुमने। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बना के आओगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ जो हमने बनाया, और इसी कंपाउंड में पॉसिबिलिटी थी एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन की। और जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन पॉसिबल होगा तब यहां पर एक काम आता है बच्चों, एक टॉपिक आती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किसका होता है? तो फिनाइल का हो सकता है, मिथाइल का हो सकता है, यानी कि CH- का हो सकता है, PH- का हो सकता है, CH3- का हो सकता है। इन सब का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्यों? तो टू ऑब्टेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पाने के लिए रीअरेंजमेंट होता है। ध्यान दोगे यहां पर अभी कुछ नहीं तो एक हाइड्रोजन है। अब ध्यान दोगे, अगर अभी तो ये कार्बोकेटायन यहां पर है, अभी कार्बोकेटायन यहां पर है, अगर हम यहां पर कर दें क्या, कुछ ऐसा कर दें कि ये ब्रोमीन यहां से छोड़ करके यहां पर आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए। बात सही है ना, कि यहां पर अगर ये ब्रोमीन अभी यहां पर है तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है, और जब ये ब्रोमीन यहां से उठ कर किसी भी तरह से यहां पर आ जाए तो क्या होगा, यहां पर 3 डिग्री बन जाएगा। अब यही करने के लिए क्या होता है, यहां से ये कार्बन बोलता है कि हाइड्रोजन भैया हमको स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, आप ये बॉन्ड ले लो, आप ये बॉन्ड लेके आराम से चले जाओ, ताकि हम अपने ऊपर में पॉजिटिव चार्ज ले पाए और ये ब्रोमीन को हम अपने ऊपर यहां पर एक्सेप्ट कर पाए। तो यहां पर क्या होता है, इनिशियली देखो सही मायने में यहां पर रियल स्ट्रक्चर क्या है, रियल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हमने जो यहां पर बॉन्ड का मूवमेंट करवाया था अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कोल्स रूल, जो बॉन्ड का हमने मूवमेंट करवाया था उसमें प्लस यहां पर आया था, माइनस यहां पर आया था, जिस माइनस में यहां पर से हाइड्रोजन आके जुड़ा था तो यहां पर CH3 हो गया था। तो यहां पर क्या होता है, यहां का हाइड्रोजन को वो लॉस कर देता है और ये हाइड्रोजन भाग के चला जाता है अपने बॉन्ड को लेकर के इस वाले कार्बन के पास, और यहां पर कार्बोकेटायन बनता है। इसको बोलते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। और जब रीअरेंजमेंट हुआ तो यहां पर अब जो हमारा स्ट्रक्चर बना उसमें हाइड्रोजन यहां पर आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और यहां पर हमारे पास अब बन चुका है कार्बोकेटायन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि मोर स्टेबल है। अब यहां से क्या होगा, ये स्टेप जो हुआ हमारा स्लो स्टेप में हुआ, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप में टूटा। अब फाइनली क्या होगा यहां पर कि ये ब्रोमाइड आयन यहां से आएगा, यहां से ये ब्रोमाइड आयन जैसे ही ये मिलेगा इसको, ये ब्रोमाइड आयन जैसे ही इसको मिल जाएगा, ये ब्रोमाइड आयन मिल करके यहां पर जो अब प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस रूप में होगा Br। समझे बात को? और ये हमारा रियल प्रोडक्ट हुआ। तो यहां पर ऐसे केस में क्या होता है, जब रीअरेंजमेंट होगा तो मार्कोवनी-कोल्स रूल भी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यानी कि एल्कीन्स में जो रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटायन का, एल्कीन्स से जब एल्कीन्स में हम लोग हेलोजन एसिड डालते हैं और जो वहां पर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो जाता है, वहां पर मार्कोवनी-कोल्स रूल कभी कभी फेल भी कर जाता है। बात समझ आ गया? ठीक है, तो कोशिश ये करना है, रीअरेंजमेंट अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जिस पर लेस कम हाइड्रोजन रहेगा वहां पर हेलोजन जुड़ेगा, जहां पर अधिक हाइड्रोजन रहेगा वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा मार्कोवनी-कोल्स रूल में, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरह काम करेगा। लेकिन जब रीअरेंजमेंट हो गया तो यहां पर क्या होगा, तब क्या होगा कि ज्यादा जो डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन होगा वो हमारा रियल स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहां पर रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट हुआ तो मार्कोवनी-कोल्स रूल फेल, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो सही।
लेकिन एंटी मार्कोनिक ऐसा कुछ नहीं होता है, एंटी मार्कोनिक को चलते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, या तो लिख लिए हो, लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंटी मार्कोनिक रूल जो है वो बेस्ड होता है किस पर, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर। इसमें एल्कीन्स में बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में होमोलाइटिक फिजन होता है, और होमोलाइटिक फिजन करने के लिए कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर पेरोक्साइड को लिया जाता है। जैसे ध्यान दोगे यहाँ पर पेरोक्साइड ले रहे हैं, ध्यान दोगे यहाँ पर, इसलिए इस रूल को हम लोग बोलते हैं, इस इफेक्ट को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को खराश इफेक्ट भी कहते हैं, या इसी को एंटी मार्कोनिकोव्स रूल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें क्या होता है। इसमें एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है C6H5COO2, यानी कि जहां पर O सिंगल लिंकेज होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर वो पेरोक्साइड होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर बताएं हम यहाँ पर, तो ये हो गया C6H5, ठीक है, CO, यहां पर डबल O हो जाएगा, फिर वही बात CO C6H5। इसको बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके अलावा आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहीं कहीं देखिएगा, ठीक है, पेरोक्साइड रहना चाहिए। और एक मजेदार बात कि पेरोक्साइड इफेक्ट जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तब दिखाएगा जब हेलोजन एसिड के रूप में HBr रहेगा। अगर HCl डाल दिए तो वहां कोई दिक्कत नहीं, वहां पर वही होगा जो कि मार्कोवनिकोव रूल में होता है। लेकिन अगर HBr रहेगा तो ही यहां पेरोक्साइड इफेक्ट दिखेगा। इसमें होता क्या है? इसमें होता है क्या कि हेलोजन एटम will attach to that carbon having greater number of hydrogen atom, for example। और हेलोजन में यहां पर ले लेते हैं, फिक्स कर लिए, ब्रोमीन एटम होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, ये हमारा है ब्यूटीन, ठीक है। इसमें अगर रिएक्शन करवा दें HBr से, और यहां पर हम कैटलिस्ट ले लें, क्या, पेरोक्साइड कैटलिस्ट ले लें, या फिर यहाँ पर पेरोक्साइड कैटलिस्ट दिया हुआ रहेगा, मान लो कि C6H5COO2 लिखा हुआ रहेगा, या फिर यहाँ पर जो है लिखा हुआ रहेगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओ और बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो सिंपल बात, यहाँ पर क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर भी बॉन्ड आता है, यहाँ पर भी, मतलब कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी फ्री रेडिकल हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल बनता है, ब्रोमीन रेडिकल बनता है, और ये ब्रोमीन जाके जुड़ता है वैसे कार्बन के साथ जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। तो बताओ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, जहां पर 2 हाइड्रोजन है। मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो चौथे कार्बन से ब्रोमीन जाके जुड़ेगा, और यहाँ वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, सेम वही इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे, मिथाइल साइक्लोहेक्सिन का जो एग्जांपल लिए थे, अगर इसमें हम HBr लगा दें और यहाँ पर हम कैटलिस्ट लगा दें, यहाँ पर मान लो कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाने बोला, एंटी मार्कोवनिकोव जैसे रूल लग गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पेरोक्साइड आ जाएगा, यहाँ पर पेरोक्साइड कैटलिस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन कहाँ जाके जुड़ेगा, जहां पर कि हाइड्रोजन की वैसे कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ पर। तो हमारा जो इस बार प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर Br रहेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर वही यहाँ पर HBr दे देता, बोलता मार्कोवनिकोव रूल लगाओ, तब क्या करते, तब यहाँ पर हम लोग जोड़ देते वैसे हाइड्रोजन से इसको जिसके पास, वैसे कार्बन से हम लोग यहाँ पर अटैच कर देते हैं हेलोजन को जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम थी, यहाँ पर जुड़ जाता Br और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट बना MR के केस में, ये प्रोडक्ट बना AMR के केस में। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आती है क्या, अगर यही मान लो कि एक हमारा कंपाउंड है यहाँ पर एक, ठीक है, और इसमें अगर हम यहाँ पर दे देते हैं मान लो HBr और यहाँ पर पेरोक्साइड डाल दिए, बोला कि प्रोडक्ट लिखो, तो बिल्कुल करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ज्यादा जहां पर हाइड्रोजन है वहां पर प्रोडक्ट जुड़ेगा, तो ये यहां पर प्रोडक्ट जुड़ गया। तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर ब्रोमीन जुड़ेगा, तो ये यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा हमारा, कहां पर, इस वाले पोजीशन में हमारा ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दो कि यहां पर अगर यहां पर हम ले लेते हैं HCl और यहां पर पेरोक्साइड डाल देते हैं, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, क्या यहां पर क्या होगा, पेरोक्साइड डाल दिए तो AMR लगेगा। तुम सोचोगे सर AMR लगाएंगे, AMR लगाएंगे तो क्लोरीन को वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी। नहीं, गलत है। हम अभी तुरंत आपको बताया क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट जो है यानी कि एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए काम करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड फ्लोराइड आयोडाइड के लिए काम नहीं। वैसे तो HF का यूज हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि HF जो है वो बहुत ही F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से HF का रिएक्शन जो होता है बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है रिएक्शन, इसी कारण से हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन HCl या HI अगर आ जाता है गलती से भी, तो वहां पर क्या होगा, सिंपल मार्कोवनिकोव्स रूल काम करेगा, वहां पर एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल काम नहीं करेगा। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल कहां काम करता है, तो केवल HBr केस में। यहां पर सिंपली बन जाएगा, MR लग जाएगा, यहां पर Cl जुड़ जाएगा जहां पर कि हाइड्रोजन कम था, यहां पर Cl जुड़ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। सही समझे बात को, चाहे पेरोक्साइड रहे या ना रहे, वहां पर एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल काम नहीं करेगा, वहां पर मार्कोवनिकोव्स रूल ही काम करेगा। तो बच्चों यही है एल्कीन में एडिशन, एल्कीन में एडिशन का रिएक्शन यही है। वही अगर हम बात करते हैं, अगर प्रॉपरली इथीन रहता है और वहां एक्सेस ऑफ ब्रोमीन डाल देते हैं CH2 के प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में अगर हम ब्रोमीन को डाल देंगे तो क्या होता है उसका रिएक्शन देखना। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों इथीन का, और यहां पर ब्रोमीन अगर हम एक्सेस डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहां पर ये ब्रोमीन, यहां पर भी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाएगा और यहां पर दोनों ब्रोमीन टूटेगा, यहां भी एडिशन होगा, एडिशन ही होगा यहां पर भी, और ये भी यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस साइड एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, इधर भी Br2 का जो बॉन्ड होगा वो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन ही होगा जिसमें बनेगा एक विसिनल डाइहैलाइड बनेगा, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, विसिनल के बारे में बताए थे, जहां पर कि हेलोजन दो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उसको विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर भी ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो एल्कीन से हेलो अल्किन का प्रिपरेशन का कुछ ऐसा है, रिएक्शन सब होगा, तो इसमें मार्कोवनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल को ध्यान से देख करके लगाना है कि किस केस में वो काम करेगा, किस केस में नहीं काम करेगा। इन सारी बातों को सोच समझ के काम करेगा तो गलतियां आपसे नहीं होंगी। ठीक है, और हम कहते हैं कि NCERT बुक को आप बनाइए पूरी तरह से, उसमें जितने मैकेनिज्म सब दिए गए हैं, रिएक्शन सब दिया गया है, उसको सॉल्व करिए, उसके एग्जांपल्स एक्सरसाइज सबको सॉल्व करिए, तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जिसमें कि हम लोग अगले प्रिपरेशन के अगले टॉपिक पर जाएंगे। हम लोग आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें कि हेलोअल्केन्स और हेलोएडिन्स चैप्टर से रिलेटेड आगे की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।